नमस्कार, आप सभी भावी शिक्षकों का मैं एक बार पुनः ग्रेड मंत्रा में स्वागत करती हूँ। मैं शिवांगी आज यहाँ पर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये कथन, ये लाइनें किसकी हैं? ये लाइनें कही हैं स्वामी विवेकानंद ने, जो बहुत ही विवेकशील बुद्धि के थे। उन्होंने क्या कहा है कि उठो, जागो, मतलब क्या है कि प्रयास करो और तब तक मत रुको कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जब तक हमें हमारा लक्ष्य ना मिल जाए तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। तो चलिए हम परिश्रम करते हैं ताकि हम अपना लक्ष्य यानी कि जो शिक्षक बनने का जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। देखिए आज का हमारा टॉपिक है जो अधिगम का हमने सिद्धांत पहला पढ़ा था, उसका नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। हमने अध्ययन किया था कल की वीडियो में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का, जो कि एक अधिगम का एक सिद्धांत है। वो किसने दिया था? वो उसके प्रतिपादक कौन थे? उसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, हमने उसके बारे में पढ़ लिया है सब कुछ। उसमें क्या था, थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया और उस प्रयोग में क्या क्या हुआ। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का दूसरा सिद्धांत, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अधिगम का जो दूसरा सिद्धांत है हमारा वो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब पहले हम देख लेते हैं कि इसके और अन्य कौन कौन से नाम हैं। तो इसके अन्य नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, कंडीशन रिफ्लेक्सेस थ्योरी। ये जो सारे नाम हैं, ये सारे नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के ही हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उसका मुख्य नाम तो यही है, लेकिन इसके साथ में आपके एग्जाम में और भी कई नाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपको सारे नाम याद रखने हैं ताकि एग्जाम में जब वहां आप पेपर दे रहे हो, पेपर में बैठे, तो आपको सोचना ना पड़े कि ये कौन सा सिद्धांत था। आपको याद रहे कि ये सारे नाम तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के हैं। सिद्धांत एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि आप नवजात शिशु को देख लीजिए, बच्चे ने जन्म लिया तब उसका कोई नाम नहीं होता। नामकरण से पहले क्या उसका कोई नाम रखा जाता है? नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी घर के सभी सदस्य उसे किसी न किसी नाम से बुलाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसका नामकरण होता है, तब उसे एक नया नाम मिलता है। फिर कुछ टाइम बाद वो बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। फिर स्कूल जाने में क्या होता है, उसका नया नाम रखा जाता है विद्यालय के लिए। उसके बाद वो एक समूह में आता है, तो उसके ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो उसे किसी और नाम से बुलाते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो एक आयु तक पहुंचता है, तब उसके नाम बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सिद्धांत है इसके लिए कई अन्य नाम है। अब देखिए, हमने इसके नाम देख लिए, अब हम आगे देखेंगे। ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो कल हमने जो सिद्धांत पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उसके प्रतिपादक थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक। तो आज का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है इवान पेट्रोविच पावलोव। अब इवान पेट्रोविच पावलोव, हम पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो अगर हमें ये पूरा नाम नहीं याद रहता है तो हमें सिर्फ पावलोव याद रखना है। ठीक है, आपको ये आपके बाल विकास में पावलोव नाम के एक ही मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने कहा था कि थॉर्नडाइक का जो नाम है वो एक ही थॉर्नडाइक मिलेंगे, पूरा नाम रखने की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ थॉर्नडाइक दिखा, आपने सही कर दिया। ऐसे यहाँ पर हमें पावलोव याद रखना है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था, जो कि रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रूस। ठीक है, रूस के निवासी थे। और ये थे कौन? ये एक जीव वैज्ञानिक थे, जीवों के वैज्ञानिक थे। अब जीव वैज्ञानिक होने के साथ ये किस चीज पर काम कर रहे थे? जो पावलोव है, पावलोव महोदय जीवों की पाचन रहिकी पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, जीवों की पाचन रहिकी पर कार्य कर रहे थे। जो पावलोव थे जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो रूस के रहने वाले थे और जैव जीव वैज्ञानिक थे, जो कि जीवों की पाचन रहिकी पर कार्य कर रहे थे, जिसके लिए जीवों की
पाचन रहकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार जीवों की पाचन रहकी के क्षेत्र में मिला था 1904 सन 1904 में। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर पूछा जा रहा है कि जीवों की पाचन रहकी के लिए या फिर जीव विज्ञान के क्षेत्र में कौन से मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपका जो आंसर है वो होगा पावलोव। वहीं पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अधिगम के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, अधिगम के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है वो किससे मिला, तो वो मिला था स्किनर को। जो हमारे स्किनर महोदय हैं उन्हें मिला था अधिगम के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं आज शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि हमारे अधिगम के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है। आज हम हमारे अधिगम के दूसरे सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को। और हम किस किस नाम से जानते हैं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी या फिर कंडीशन रिफ्लेक्सिव थ्योरी। ये जो सारे नाम है ये आपके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था, जो कि रूस के रहने वाले थे और ये एक जीव वैज्ञानिक थे जो कि जीवों की पाचन रहकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमने इनकी दो पुस्तकों का जिक्र किया है। पहली है द कंडीशन रिफ्लेक्सेस, दूसरी द लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ये दोनों पुस्तकें जो है ये पावलोव की है। ठीक, अब हम ये देखते हैं, ये जब ये जीव वैज्ञानिक थे, जो पावलोव थे ये जीव वैज्ञानिक थे, तो इन्हें ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि ये जीव वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक बन गए। जीव वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक बनने तक का जो इनका सफर है वो कैसे तय हुआ, ये जीव वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक क्यों बने, कैसे बने। तो देखिए ये जीव वैज्ञानिक थे, ये क्लियर है। इनके घर में इनके पास एक कुत्ता था। कुत्ता किस प्रकार का था, कुत्ता था पालतू। जो पावलोव है, पावलोव के घर में एक पालतू कुत्ता था और पालतू कुत्ते को भोजन देने के लिए इन्होंने एक नौकर रख रखा था। ठीक है, तो जब इन्होंने एक दिन ये देखा कि जो इनके घर में जो कुत्ता है वो भोजन को देखे बिना ही लार गिरा रहा है। जैसे ही उसके भोजन का टाइम हुआ या फिर उसने नौकर को देखा तब वो लार गिराना स्टार्ट कर देता है, भोजन को देखे बिना ही। तो इनके मन में ये बात आई, इन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक कुत्ता है वो भोजन को बिना देखे लार गिरा रहा है। इनके मन में ये सवाल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कुत्ते ने अभी तक भोजन को देखा ही नहीं है फिर भी ये लार गिराना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इस पर इन्होंने सोचा कि मैं एक प्रयोग करूं। तो प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये प्रयोग करने के लिए इन्होंने जो इनके यहाँ कुत्ता था, कुत्ते की लार ग्रंथि को काट दिया। कुत्ते की लार ग्रंथि को काट दिया, फिर कुत्ते की लार ग्रंथि को काट कर इन्होंने एक बीकर से रख दिया। ठीक, फिर इन्होंने उस पर प्रयोग किया। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि प्रयोग कैसे किया। ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था इसमें जो पावलोव है उन्होंने प्रयोग कैसे किया। इन्होंने इस प्रयोग को 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया। अब देखिए पहला स्टेप क्या था। जो पहली क्रिया थी इन्होंने कुत्ते के सामने स्वाभाविक उद्दीपक रखा। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक रखा। स्वाभाविक उद्दीपक रखने पर उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की। अब देखिए स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब क्या है। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब इन्होंने कुत्ते के सामने क्या रखा, इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा। ठीक है, पावलोव है, पावलोव ने कुत्ते के सामने भोजन रखा। भोजन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक या फिर प्राकृतिक उद्दीपक। ठीक है, तो जब इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा मतलब स्वाभाविक उद्दीपक रखा, तब उसने क्या किया, उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की। स्वाभाविक अनुक्रिया में क्या किया, स्वाभाविक अनुक्रिया में उसने लार गिराई। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया में क्या है, लार का आना।
ये क्लियर है कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में इन्होंने कुत्ते के सामने स्वाभाविक उद्दीपक रखा। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब भोजन रखा, तब उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की मतलब लार गिराई। ये क्रिया वो पहले भी कर रहा था, भोजन को देख के लार गिराएगा ही गिराएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या किया इन्होंने? दूसरा स्टेप इन्होंने कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक रखा। देखिए एक मिनट, ये स्वाभाविक उद्दीपक को हम यूसीएस कहेंगे, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक, अब देखिए दूसरा स्टेप में इन्होंने कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक रखा, मतलब सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, और इसको हम क्या कहेंगे? अप्राकृतिक उद्दीपक। अप्राकृतिक उद्दीपक। अब देखिए जब इन्होंने कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक रखा, तब उसने अस्वाभाविक अनुक्रिया की, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में इन्होंने कुत्ते के सामने घंटी बजाई। ठीक है, घंटी की आवाज सुनकर उसने अस्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब कोई अनुक्रिया नहीं की। घंटी की आवाज सुन के लार थोड़ी गिराएगा भाई, कुत्ता है वो भोजन देख के लार गिराएगा, घंटी की आवाज सुन के तो लार नहीं गिराएगा। अब देखिए अगला तीसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने? तीसरे स्टेप में इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ रखा। अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी, और स्वाभाविक उद्दीपक में क्या था? भोजन। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले घंटी बजाई, फिर कुछ ही समय के अंतराल के बाद इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, तब उसने क्या किया? स्वाभाविक अनुक्रिया की, मतलब लार गिराई। समझ में आया? अब देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ? अगले स्टेप में फिर से इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक रखा, मतलब फिर से घंटी बजाई, फिर उसके बाद अनुबंधित अनुक्रिया की। अनुबंधित अनुक्रिया मतलब अनुबंधित अनुक्रिया, देखिए जो चौथा वाला स्टेप है इसका अनुबंधन पहले वाले से हो रहा है, मतलब अनुबंधित क्रिया क्या हो गई? लार का आना। अब घंटी बजाने पर कुत्ता लार देने लगा। अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को साथ में रखा तब उसने लार गिराई, समझ आया, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक के आने पर उसने लार क्यों गिराई? यही तो समझने वाली बात है, यहीं पर सारा प्रयोग छिपा हुआ है। देखिए अब एक बात ले लीजिए, जैसे कुत्ते के सामने घंटी बजाई जा रही है, फिर थोड़ी सी देर बाद उसके सामने भोजन आ जा रहा है, तब वो लार गिरा रहा है। फिर यही स्टेप 5-6 बार किया गया, तो घंटी की आवाज सुनते ही उसे क्या लगेगा कि भोजन आने वाला है, मैं पहले, तो इसके लिए क्या होगा? वो पहले लार गिराने लगेगा। तो ऐसे ही चौथे स्टेप में हुआ कि घंटी बजी, उसे लगा भोजन आने वाला है, तब उसने लार गिराना प्रारंभ कर दिया। ये क्रिया जो है वो अनुबंधित हो गई। ठीक, अब यहाँ पर इनका प्रयोग जो है वो पूरा हो गया। अब देखिए इसके लिए इन्होंने कुछ कंडीशन भी रखी है। इसके लिए इन्होंने कुछ कंडीशन ये रखी है कि समय अंतराल, ये जो अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक एक साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो यहाँ पर समय अंतराल जो है वो कितना होगा? तो यहाँ पर समय अंतराल जो होगा वो मिनिमम 5 सेकेंड का। ठीक है, मिनिमम 5 सेकेंड का समय अंतराल होगा। 5 सेकेंड से अगर ज्यादा का हो गया, इन दोनों के बीच में अगर हम ज्यादा समय अंतराल कर देंगे, तब वो क्रिया अनुबंधित नहीं हो पाएगी। अगर हम घंटी बजा रहे हैं 1 घंटा पहले, फिर बीच में कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, कोई और उद्दीपक आ गया, तो वो क्रिया जो है वो अनुबंधित नहीं हो पाएगी। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर आपके बॉस आए, फिर आपने क्या अनुक्रिया की? आप खड़े हो गए, जाहिर सी बात है बॉस आए, खड़े हो गए, आपने गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय जो भी किया। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद आपने देखा कि जैसे ही बॉस का ड्राइवर आता है, कुछ ही सेकंड के बाद बॉस आ जाते हैं, फिर आप खड़े होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये होगा कि जैसे ही ड्राइवर आएगा आप खड़े हो जाएंगे कि बॉस आने वाले हैं, आप प्रिपेयर हो जाएंगे मॉर्निंग करने के लिए। लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि ड्राइवर आ गया, फिर पीछे से बॉस नहीं आया, लेकिन फिर भी आपकी क्रिया तो अनुबंधित है ना, आपको लगेगा बॉस आने वाले हैं, आप खड़े हो जाएंगे। तो यही जो है, यही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए एक और कंडीशन है, जैसे अगर बार बार आप यही चौथा वाला स्टेप कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और फिर उसे भोजन नहीं दे रहे हैं, तो ये जो क्रिया है इसका विलोपन हो जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? अधिगम का विलोपन। जैसे 5-6 बार आपने यही स्टेप किया, आपने घंटी बजा दी, कुत्ता लार दे रहा है, फिर आप उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, तो वो जो क्रिया का अनुबंधन हुआ था वो उसका विलोपन हो जाएगा।
गायब हो जाएगी। अब अगर दोबारा फिर यही प्रोसेस कर रहे हैं, दोबारा हम उसको वही चीज सिखा रहे हैं, तो वो कहलाएगा अधिगम का पुनर्लाभ। क्लियर? अब देखिए एक चीज और, ये जो सिद्धांत है इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसको शिक्षा में किस लिए प्रयोग करते हैं? तो ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है इसका प्रयोग हम करते हैं बालकों में भय या उससे संबंधित संदेहों को कम करने के लिए। ठीक है, उपयोगी होता है इस चीज के लिए। और कल वाला जो सिद्धांत है वो दीपक अनुचर सिद्धांत, उसका शैक्षिक निहितार्थ मैं आपको बताना भूल गई थी। तो उसका शैक्षिक निहितार्थ ये है कि बालकों को गणित या विज्ञान जैसे कठिन विषयों में सहायता करना। जैसे उस सिद्धांत का नाम क्या था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मतलब कहने का मतलब ये है कि बार बार प्रयास करो, गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से प्रयास करो तो दोबारा परिणाम अच्छा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब कल हम तीसरे सिद्धांत का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यूपी टेट के लिए 6 सिद्धांतों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम 2 सिद्धांत पढ़ चुके हैं अच्छे से, काफी अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी छूट रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इसका बेनिफिट है वो और लोगों को भी मिल सके। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इसका लाभ जो है वो और भी बच्चे उठा पाएंगे। अब हमें और कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका जो है एग्जाम होने वाला है। तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है। और हमारा ये जो चैनल है ग्रेट मंत्रा, ये आपको जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट के टीचर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है सारे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम आपको अच्छे से अच्छा लाभ दें। इसीलिए तो हमने ये मुहिम छेड़ी है कि जो बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी हम कुछ मदद कर सकें। तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।